हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर 2.0 में। तो ये अग्रवाल प्रकाशन का अनसॉल्व है सेट 7 2024 का। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि 65 और 117 का एचसीएफ, तो 65 और 117 का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5 के रूप में, और 117 को लिख सकते हैं हम 13 गुणे 9 के रूप में। 13 पच्चीस 65, 13 9 117। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एचसीएफ आपका हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो वही आपका एचसीएफ होता है। मीन्स एचसीएफ हो जाएगा आपका 13। ठीक। और ये बोल रहा है कि 65p माइनस 117, एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया था। मीन्स ये कि 65p माइनस 117 बराबर कितना, 13। यहाँ से 65p बराबर क्या हो जाएगा, 13 उधर पहले से है, 117 उधर जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 117। और ये हो जाएगा आपका 65p बराबर 130, यानी कि p बराबर हो जाएगा 65 एकम 65, 65 दूना 130, p बराबर हो जाएगा आपका 2। जैसा कि आपका आंसर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 2tan 45, ठीक, 2tan 45 बटे 1 + tan² 45। तो आपको पता है कि 2tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए, पर tan 45 का मान 1 होता है, बटे 1 + tan 45 का मान 1, tan का स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी कि 2 बटे 2 कटेगा बराबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 15 18 24 का एलसीएम। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 के रूप में, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप में, और 24 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे फुल फॉर्म तो उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। 2 गुणे अधिकतम 2 कितनी बार है, 3 बार, तो उसको पहले लिखते हैं 1 2 3। फिर उसके बाद अधिकतम 3 कितनी बार है, 2 बार है, उसको लिख लेते हैं 2 3 गुणे 3 गुणे 5 कितनी बार अधिकतम, 1 बार है, उसको लिख लेते हैं बस। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंचे 360, जो कि आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया 185 बटे 148 बटे 185 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप है मतलब इसको एकदम छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो छोटे से छोटे रूप में लिखने के लिए हम देखते हैं, इसको काटेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है। 148 बटे 185, तो इससे कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और 37 से कटेगा 4 बार में, 4 से 28 4 12 तो ठीक है। मतलब ये आ जाएगा आपका 4/5 आंसर, 4/5, जैसा कि ए ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 60 = 0, 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। देखिए संपाती रेखाएं कब होंगी, संपाती रेखाएं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संपाती रेखाएं कब होती हैं कि a1 जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2, ठीक, ये बराबर होता है, और इसके बराबर कौन, c1/c2। ये तो ये बराबर होगा, तीनों बराबर होते हैं, तो हमें तीनों से लेना देना नहीं है। पहले ये यहाँ होता है संपाती रेखा, ये आपको याद होना चाहिए, संपाती रेखाएं ये होता है, ठीक। तो संपाती रेखाएं, अब इसमें आप देखिए a1 का मान कितना दिया है, 3/a2 का मान 6 दिया है, b1 का मान -1 दिया है क्योंकि y का गुणांक -1 है, और यहाँ y का गुणांक -p है, तो p, और बराबर c का मान कितना दिया है, अगर प्लस के इधर आप लेंगे तो 8 दिया है, तो इसको 16 को इधर लाओगे तो ये -16 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें p का मान निकालना है, तो हमें बस इतने से ही मान निकल जाएगा, उसका आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निकाल लीजिए यहीं से ही, क्या हो जाएगा, p का इधर गुणा करेंगे या माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा, अभी भी 3 दूनी 6, p एकम p, और बराबर 2 एकम 2, मीन्स p का मान कितना हो जाएगा, 2, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y = 1 है,
उत्तरायण विपरीत रेखाएं परस्पर समांतर हो तो P का मान, समांतर रेखाएं, तो समांतर में क्या होता है, समांतर में भी आपको पता होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये बराबर नहीं होते हैं समांतर में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये होते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, A2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर B1 का मान कितना दिया है, 2P दिया है, और B2 का मान कितना दिया है, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, बाकी उधर में लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इधर ना बराबर होता है, इन्हीं से निकाल लेंगे। 5 दिया 15 हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4P हो जाएगा। P को रोकेंगे आप तो ये 4 बटे में चला आएगा, 15 बटे कितना 4 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 15/4, जो कि ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान, यहाँ से देखो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, cot थीटा रोकेंगे तो 15 बटे में चला आएगा, मतलब cot थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। आपको पता है cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक, आधार बटे लंब होता है, तो इसका मतलब हमें कण पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, जबकि एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, मीन्स अगर 8 आधार है, लंब 15 है, तो कण कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा क्या होगा, 8 15 17 हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये होता है फार्मूला। अब इसमें आप देखिए क्या हो जाएगा, हमें पता है, हम निकाल चुके, कण 17 आएगा, तो यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, ठीक। तो लंब कितना दिया है, लंब आपका दिया है 15, और कण कितना दिया है 17, मतलब 15/17। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड, हम दो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी और एक त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसमें बोल रहा है कि कोण में त्रिभुज कह रहा है दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, जिसमें कह रहा है कोण ये 75 है, ठीक है, कोण ये 75 है, और वाई कह रहा है 57 है, वाई 57 है, वाई 57 लिख दीजिए, ठीक। बस इतना ही दिया, कह रहा है सी का मान बताइए, सी का मान बताइए, मतलब कोण सी का मान कह रहा है, बताइए कितना होगा। तो देख लीजिए, आपका यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर ये समरूप है, पता है बहुत अच्छे से, अगर समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, मतलब कोण 75 ये है, तो कोण 75 क्या हो जाएगा, 75 ये भी हो जाएगा, ठीक है, बस। और अगर 57 ये है तो 57 भी हो जाएगा, मतलब यहाँ 57 हो जाएगा। हमें सी निकालना, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, हम सी इसमें निकाल लेंगे। तो आपको पता है ये दोनों जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और ये अगर सी निकालना हो तो 180 माइनस कितना, इन दोनों का योग, 7 5 12 के 2, और 7 5 12 और 1 13, 132, मीन्स कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 180 में 132 निकालोगे तो 48 48, ठीक है। ऑप्शन जहाँ कहीं दिखे, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 9 देखो, 9 कह रहा है इतना मूल बिंदु से दूरी, तो पहली बात मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए। अब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है कितना, 0,0 होता है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला याद है, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए, सॉरी सॉरी, इसका क्या होता है, इसका बीच की दूरी का फार्मूला अभी हमने बताया, जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। जबकि मूल बिंदु आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक। अब इसमें फार्मूला आप रख देंगे, इसमें रख देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। जैसे कि इसी फार्मूले पे एक ये निर्देशांक दिया है, और निर्देशांक आपका दिया है -3,4, ये दिया हुआ, इसी में रख देंगे आप। जैसे कि x2 का मान इसमें कितना -3 दिया है, और माइनस x1 का मान कितना दिया 0, इसका स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, और प्लस y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान दिया आपका 4 दिया है, और y1 का मान कितना दिया है -0, इसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में -3 में 0 जोड़ोगे, -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 4 में 0 जोड़ोगे 4, 4 में 0 घटाओगे 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16,
ये हो जाएगा 16 9 25 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। बोल रहा है इसमें कि -2, 6 और -2, 10 को मिलाने लगेगा क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। वही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है आपका x1 + x2/2। ये होता है x का निर्देशांक निकालने के लिए, और y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 + y2/2। देख लीजिए ये x बराबर कितना हो जाएगा। x1 का मान कितना दिया -2 और प्लस प्लस कितना x2 का मान -2 दिया है, तो -2 दिया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा, और बटे कितना 2। तो ये कितना हो जाएगा -2 -4/2, और 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से देखो y का निर्देशांक y1 कितना दिया है 6 प्लस ये y के बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y2 का मान दिया है 10 मतलब /2, 10 और 6 16/2 कटेगा 8 बार में, तो ये आपका हो जाएगा x का मान -2 y का मान 8, मतलब ये निर्देशांक जो होगा आपका -2, 8 हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन नहीं? ये ऑप्शन सही है। आगे देखो, इसमें बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD BC पर लंब हो तो AD² बराबर होगा। देखो भाई ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज आपका ये है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, मतलब AB के बराबर हो जाएगा BC के बराबर AC। ठीक है, ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर। इस पर अगर लंब डाला गया है तो ये हो जाएगा आपका D। ठीक, अब जैसे ये D अगर लंब है, लंब डाला गया तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया समबाहु त्रिभुज में जब भी लंब डाला जाएगा तो बराबर 2 भागों में, जिस पर लंब डाला जाएगा उसको बराबर 2 भागों में बांट देगा। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो CD का मान होगा वो BC का आधा होगा। किसका आधा? BC का आधा। ठीक, ये BC का आधा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 CD के बराबर कितना BC। इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ कर्ण मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखो लंब डालेंगे तो 90 बनेगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब AC। AC क्या है कर्ण, AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब दिया है AD का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है लंब हो गया, आधार दिया है DC या CD का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AD का स्क्वायर, ये D है भाई, हमें AD का स्क्वायर निकालना है। तो AD ही रोको, CD को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, CD इधर आएगा तो माइनस CD का स्क्वायर, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC। अच्छा अब ये एक चीज़ ये बताइए, जब यहाँ आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, BC के बराबर AC के बराबर AB है, तो BC के बराबर यहाँ से देखिएगा BC के बराबर क्या है AC है, तो यहाँ हम BC के बराबर AC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AC बराबर भी हो जाएगा कितना 2 CD। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हो जाएगा BC के बराबर, मतलब AC के बराबर 2 CD। तो यहीं से आप AC का मान रख दीजिए, AC का मान कितना है 2 CD, AC का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ठीक, अब फिर यहीं से आप लगा लीजिए, यहीं से देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 CD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। हमें AD का स्क्वायर निकालना, 4 CD में 1 CD जाएगा तो बचेगा 3 CD का स्क्वायर और बराबर AD का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं ना कहीं जरूर होगा AD का स्क्वायर बराबर 3 CD है। 3 CD ये पूछ रहा था कि AD किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर होगा 3 CD के बराबर। ठीक, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7, -3, 3 यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप बतानी। AD की माप बतानी, तो देखिए सबसे पहले ये आपका ट्रायंगल, ये A है, ठीक, ये B और ये C इसमें दिया है। इसमें कह रहा है कि AD क्या है, AD की माप बतानी है, तो ये D लिख लो आप यहाँ। कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D मतलब ये और ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। BC का AC का देखिए पहले निर्देशांक लिख लो, AC का निर्देशांक दिया है 7, 5। ठीक है, AC का निर्देशांक दिया है 7, 5, तो यहाँ आप 7, 5 लिखिए। ठीक, उसके बाद B का निर्देशांक दिया है 5, 7। ठीक, A का निर्देशांक 7, 5, B का निर्देशांक 5, 7 और C का निर्देशांक -3, 3। ठीक, ये दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम डी का निर्देशांक निकालेंगे। डी का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु है किसका, BC का, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको अभी बताया हूँ जस्ट, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 और x2 को जोड़िए, 5 माइनस 3, मतलब 5 माइनस 3 जोड़ेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बटे 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक, मतलब यहाँ का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 तो ठीक है, 1 तो हो जाएगा आपका, एक निर्देशांक में निकला है, 1 हो जाएगा। और फिर दूसरा निकाल लेते हैं y वाला, तो y वाला भी निकालिए, y वाला कितना है, y1 का मान दिया है 7 और प्लस y2 का मान कितना दिया है 3 बटे कितना 2, 7 3 10 बटे 2, और ये हो जाएगा कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक, मतलब ये जो आपका दूसरा वाला आ जाएगा वो आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब डी का निर्देशांक कितना आ गया, 1, 5। अब हम निकालेंगे AD की दूरी। AD की दूरी मतलब दूरी निकाल लीजिए। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया है, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना दिया है इसमें x2 दिया है आपका कितना, 1 दिया है, 1 माइनस x1 कितना दिया है, x1 दिया है आपका 7, ठीक, इसका स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक, और y2 कितना दिया है, y2 आपका 5 दिया है, प्लस में 5 माइनस y1 कितना दिया है, 5 दिया है, तो इसका स्क्वायर, यहाँ से देखें आप अंडर रूट में 7 नहीं जाएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 36 हो जाएगा, और 5 में 5 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 36 अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, 6 हो जाएगा। ठीक है कहीं ऑप्शन में, ये 6 मात्रक, AD की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मात्रक हो जाएगी, यहाँ डी लिख लीजिएगा, AD, ठीक, AD की दूरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताइए। अब देखिए भाई, सेक थीटा बराबर 2 दिया तो थीटा का मान आपको फार्मूला इसमें पता होना चाहिए, मतलब फार्मूला क्या, मान सबके पता होना चाहिए। सेक थीटा मतलब सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा किसका मान 2 होता है, तो सेक 60 का, ठीक है, सेक 60 का मान कितना होता है 2, ठीक, सेक 60 का मान होता है 2, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक फार्मूला तो याद होना चाहिए कि क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, ये क्या याद होना चाहिए। और यहीं से अगर हम कॉट को इधर ले आएंगे, कॉट को इधर लेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उधर बचेगा 1, तो एक तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। और एक फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, कॉस उधर जाएगा तो माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, यही इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना 1 गुणे 1 माइनस कोसेक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का एक में गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का डी वाला ऑप्शन। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी दिया है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। अब देखिए भाई 9 पाई सेमी क्या दिया, उसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि एक बेलन इस प्रकार का होता है। ठीक है, बेलन, पहले आप बेलन की बना बेलन बेलन आपका ऐसे होता है, इसका आधार क्या किस आकार का होता है, आधार जो होता है एक वृत्त के आकार का होता है, और आधार का क्षेत्रफल दिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया। और वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है कि वृत्त का आधार का क्षेत्रफल बराबर 9 पाई दिया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 9 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है आपका, अगला 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 4 सेमी हमने एक वृत्त खींचना है, 4 सेमी हमें एक वृत्त खींचना है। चलो मान लेते हैं 4 सेमी का वृत्त है। ठीक, इसमें कह रहा है एक वर्ग खींचिए। ठीक है, एक वर्ग खींच लेते हैं, इसके अंदर इसके अंतर्गत एक वर्ग खींच लेते हैं, ये इसके अंतर्गत हमने एक वर्ग खींच लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 4 सेमी त्रिज्या, तो भाई त्रिज्या तो आपका यही होगा ना, ये बीच में ये त्रिज्या है, त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचा है, इतने ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। मीन्स वृत्त का व्यास जो होगा, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा, हो जाएगा।
वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 8 सेमी। ठीक, 8 सेमी हो जाएगा। अब फिर क्या होता है बता रहा, तो ये जो वृत्त का व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है। क्या है? वर्ग का विकर्ण। और आपको याद होना चाहिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे √2। ये फार्मूला होता है, ये याद होना चाहिए आपको। वर्ग का विकर्ण के बराबर होता है भुजा गुणे, ये याद होना चाहिए, याद होगा तभी लगेगा। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2, तो इसी पे लगेगा आपका, इसी पे लग जाएगा। मतलब क्या दिया है? भुजा गुणे √2 के बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। जो विकर्ण है वर्ग का वही वही वृत्त का व्यास है, तो व्यास 8 दिया है तो विकर्ण के बराबर हो जाएगा, मतलब 8 ही भी हो जाएगा। और आपको पता है किसी वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर आपका हो जाएगा 8/√2, इधर आएगा तो √2 बटे में चला जाएगा। अब यहाँ से मैं भुजा निकल आया। अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और यहाँ से भुजा कितना दिया था? भुजा दिया है 8, भुजा दिया है यहाँ से देख लीजिएगा, भुजा दिया है 8/√2, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा आपका 8 है 64/√2 का स्क्वायर, मतलब कितना? 2 हो जाएगा। और 2 से कटेगा कितनी बार में? 32 बार में। और आपका आंसर हो जाएगा 32 सेमी वर्ग। ठीक, ये आपका आंसर बी वाला ऑप्शन सही है। चलते आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। तो देखिए भाई, माध्य निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ये एफ दिया, ये हमें एक्स निकाल लेना है। पहले एक्स कैसे निकालेंगे? इनका योग बटे आधा। तो 5 3 का योग कितना होता है? 8, 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8, 11 9 20 का आधा 10। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम निकालते हैं एफ एक्स, यानी कि एफ आई एक्स आई। तो ये निकाल लीजिए। 4 चौके 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 एकम 10 3 30। इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे, आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, यही होता है। तो ये कितना दिया है? जोड़ेंगे, एफ आई एक्स आई जोड़िए, 12 8 20 30 50 10 60 66, मतलब 66 आ जाएगा। बटे एफ आई जोड़िए, 4 2 6 7 3, ये एफ है भाई, ध्यान रखिएगा। 4 2 6 3 9 1 10 बटे 10, और 10 से जब इसको भाग करेंगे तो 6.6। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी सही है आपका। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है और तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब एक पासा फेंका गया है, पासा आपको पता है पासे जब फेंके जाएंगे तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी पासा में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। इसमें अभाज्य संख्या आप देख लीजिए, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा। अभाज्य संख्या आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो किसी से न कटे, मतलब 2 3 5, ये तीनों संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि कुल परिणाम आवृत्ति का वितरण माध्य दिया है 20.5 तथा माध्य का 21, तो उसका बहुलक बताइए। फार्मूला आपको याद होगा, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का बराबर 2 माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है 3 माध्य का बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। तो हमें इसमें क्या बहुलक निकालना है? बहुलक रहेंगे 3 माध्य का कितना दिया? 21, मतलब 3 गुणे कितना? 21 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 20.5। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 3 63 माइनस 20 दूना 40 से 41। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 3 में 1 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 22, जो कि डी नंबर सही है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भाई हमने आपको बता रखा है कि घटना की जो प्रायिकता होगी वो कितना? हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, 0 से 1 तक की आती है, मतलब 0 आएगी, 1 आएगी, या उनके बीच की कोई आएगी। तो इसमें से देख लिए, 5 से 3 को भाग करोगे तो 1 से कम ही रहेगा, 1 तो होगा ही, हो सकता है। 2 को 3 से भाग करोगे तो ये भी 1 से कम रहेगा, लेकिन जब 4 को 3 से भाग करोगे तो 3 1 कम 3, 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता है, 4/3 नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। कट करो भी भाई, ये तो सिद्ध कीजिए कि 20 सेक ए बटे ए कॉस ए। तो लिख लीजिए, यहाँ आपको पहले निकालना क्या है? कॉट ए बराबर बी बाई ए दिया है। देखो
कॉट ए बराबर क्या दिया है, बी बाई ए, कॉट ए बराबर बी बाई ए। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कॉट बराबर क्या होता है। कॉट बराबर होता है कितना, कितना होता है, तो आधार बटे, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब हमें कर्ण निकालना है, तो निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, देखो कर्ण कितना दिया, कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, बी दिया है, बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर का हम, ठीक है, ये कर्ण पे जो स्क्वायर था हम इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका बस यही आंसर, मतलब यही कर्ण का मान यही आ जाएगा। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है बी सेक ए, बी गुणे सेक ए। सेक का मान क्या होता है बताओ, सेक का होता है कर्ण बटे कितना, कर्ण बटे, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। कर्ण कितना दिया है, कर्ण आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार दिया है बी, और इसके बटे में कौन जाएगा, ए कोसेक ए, ए कोसेक के, कोसेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, है ना, कोसेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और बटे कितना, बटे कितना लंब, लंब कितना दिया है, ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और बचा क्या, ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये कट के कितना आ जाएगा आंसर, एक आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये कह रहा था सिद्ध कीजिए, कह रहा था सिद्ध कीजिए कितना, 1 लाइए। ठीक है, ये इसके बराबर 1 लाना है, तो ये 1 हमारा आ गया, और यहाँ लिख देना है आपको LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होगा। अगर आपको पता है समांतर श्रेणी में अगर हैं, अगर समांतर श्रेणी में है तो सब डिफरेंस जो होंगे सबका डिफरेंस सेम होगा। मीन्स देखिए यहाँ से पहला पद दिया है 2x x प्लस 8 3x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से आप d1 पहले निकालिए, d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है, a2 दिया है आपका x प्लस 8। ठीक है, a2 दिया है आपका x प्लस 8 और माइनस a1 दिया है 2x। तो इसमें आप जब d1 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d1 बराबर हो जाएगा, कितना दिया है देखो, x में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और प्लस कितना 8 ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा आपका। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम d2 निकालते हैं। ठीक है, d2 निकालेंगे तो d2 मतलब ये कह सकते हो आप, d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 डिफरेंस दूसरा निकालने के लिए हम निकालेंगे a3 माइनस a2। तो a3 आपका दिया है 3x प्लस 1 और माइनस कितना x माइनस 8। अच्छा माइनस यहाँ क्यों लिखा था, क्योंकि ब्रेक हाँ माइनस ये है तो दोनों को सिंबल को माइनस कर देगा, ये भी माइनस कर, जो प्लस उसको भी माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा 3x में एक x जाएगा तो 2x, और 1 में 8 जाएगा तो माइनस बचेगा 7। अब यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो आपका ये आया है d2, ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है d2, ये आपका d2 आया है, तो d2 के बराबर 2x माइनस 7। डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए, कब, जब वो अगर समांतर श्रेणी में है। तो पहले सेम कर लेते हैं, मीन्स आपका ये हो जाएगा d2, ये होना चाहिए आपका d1 बराबर होना चाहिए d2, अगर ये भी है तो बराबर कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 2x माइनस 7। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप इस x को उधर ले जाइए, 7 को इधर लाइए, 7 को इधर लाएंगे आप तो हो जाएगा ये 8 पहले से है और 7 इधर आएगा तो प्लस 7। ठीक, बराबर यहाँ 2x इधर है, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा 2x और x कितना 3x, और ये 8 7 कितना 15, 3 एक कम 3 बचे 15, मीन्स x के बराबर कितना आ जाएगा 5। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक क्या है परिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है p/q के रूप में, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जबकि q का मान क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q का जो HCF होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हमने मान लिया कि 2√3 एक परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा p/q के बराबर हो जाएगा 2√3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा p/q का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा p² बटे q स्क्वायर, स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 दूनी 4 गुणे 3, मतलब हो जाएगा ये 12। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, p² बराबर हो जाएगा 12 q स्क्वायर, और q स्क्वायर यहाँ रोकेंगे तो 12 बटे में चला आएगा, मीन्स q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p² बटे 12, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में बाकायदा नोट कर लीजिएगा, अब अच्छे से सुनिए बात। अगर कोई संख्या यानी कि 12 अगर p² को विभाजित कर रहा है तो 12 p को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यदि 12 p² को विभाजित कर रहा है तो 12 p को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा। फिर आप लिखिए यहाँ माना p बराबर कितना 12 c लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, c लिख दिया, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं हम, मान लिया p बराबर कितना 12 c, तो यहाँ से हो जाएगा आपका q² के बराबर p का मान कितना है, p का मान हमने कहा है 12c मानिए, मीन्स 12c गुणे p का स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिख लेंगे 12c, और बटे में कितना है नीचे 12 दिया, तो एक 12 से एक 12 कट जाएगा, और q² के बराबर क्या आएगा 12 c का c से गुणा क्या हो जाएगा c² को यहाँ रोकेंगे तो 12 नीचे चला आएगा, मतलब c² के बराबर क्या हो जाएगा q के नीचे q² बटे कितना 12। एक बात अब ये फिर आ गया, अभी चीज़ यहाँ फिर देखिए, यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, अतः 12 q² को विभाजित करता है तो 12 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। और एक चीज़ आप बताइए, p को भी 12 काट रहा है, q को भी 12 काट रहा है, इसका मतलब p² q² का HCF क्या होगा बताओ, ऐसे कितना हो जाएगा, क्या 12 होगा HCF, बिल्कुल होगा 12 HCF, कि 12 q² को भी काटा 12 p² को भी काटा, तो p² बटे q² का HCF कितना हो जाएगा 12। अतः आप कह सकते हो कि जो p/q है वो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ से लिख देंगे आप p/q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हम कहे थे p/q बराबर 2√3 हम माने थे ना, तो आप इनको पूरा ना लिखिए, इसलिए 2√3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। नीचे लिख लीजिए, अतः हमारा मान गलत होता है। ठीक है, अतः हमारा मान गलत होता है, लिख लीजिएगा आप। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इसका गवार का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 7 सेमी है। एक घन का आयतन कितना है, एक घन का आयतन 729 सेमी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए भाई, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन दिया है कितना 729,
जबकि हमें घन का आयतन पता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। किसका क्यूब? भुजा के क्यूब। भुजा को ए मानते हैं, तो भुजा का ये हो जाएगा क्यूब। ए का क्यूब तो हम लिख दिए, ठीक है। आपको पता है 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब। 9 कैसी 9 है? 729। तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब से क्यूब कैंसिल। ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 9। और पूछ रहा कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ए का मान 9 दिया है, मतलब गुणे 9 गुणे 9। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 9 9 81। गुणा करा लीजिए। 6 कम 6 6 48, मतलब इतना सेमी वर्ग। ठीक है, सेमी में दिया है इसलिए सेमी वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये आंसर। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अंतः विभाजित करने वाले निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? अंतः विभाजित करने का निर्देशांक का फार्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ये कौन सा निर्देशांक? x का निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक? x का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला। y का निर्देशांक निकालने के लिए यही लिख लेते हैं। y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है? m2 y1 प्लस m1 y2 बटे कितना? m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला अगर याद है तो फिर आपका लग जाएगा, ठीक। इसी पे लगेगा ये फार्मूला, ठीक है। तो लगा लेते हैं। पहले हम एक्स का निर्देशांक निकालना, तो m2 यहाँ से देखिए एक ही है, एक ही है m2। m2 मतलब समझे, m2 m1, यही लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में m1 रेशियो m2 बराबर, यहाँ दिया है 1:2, 1:2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो लगाते हैं। पहले हम m2 का मान कितना दिया है? 2 दिया है। 2 गुणे x1 का मान कितना दिया है? x1 का मान 2 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ होता है क्या फार्मूले में? प्लस होता है, प्लस m1 का मान दिया है 1, ठीक। गुणे x2 का मान कितना दिया? x2 का मान दिया -4। कितना? -4 बटे m1 मतलब 1 प्लस 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 एक कम 4 किसमें? -4, इसलिए -4 कर दीजिए बटे 2 1 3। आपको पता है 4 में 4 जाएगा तो इधर 0 0 बटे 3 का मतलब कितना? 0 हो जाएगा, हो जाएगा। ये x बराबर आया है, किसका कितने बराबर आया है? ये x के बराबर आया है। अब हम निकालेंगे y का, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर होता है m2 y1। तो m2 कितना दिया है? 2 गुणे y1 का मान आपके यहाँ से देख लीजिए, y1 का मान -3 दिया है, प्लस फिर क्या होता है फार्मूले में? होता है क्या? m1 का मान कितना दिया है? 1 गुणे y2 का मान कितना दिया है? y2 का मान दिया है आपका 6, ठीक। 6 लिख लीजिए बटे कितना? m1 प्लस m2। तो m1 1 दिया है, m2 दिया है 2। तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 कितना? -6 और 6 कम 6, तो ये हो जाएगा +6 बटे कितना? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में 6 जाएगा 0, कितना? 0 बटे 3, मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ से अगर आपका निर्देशांक देखा जाए, कह रहा था कि अंतर निर्देशांक विभाजित करता है, तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? x का मान भी 0, y का मान भी 0, मतलब 0, 0। ये आपका हो जाएगा आंसर, वो आ जाएगा आपका निर्देशांक, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आवृत्ति माध्य ज्ञात कीजिए। भाई माध्य ज्ञात कीजिए, सेम वही क्वेश्चन। तो एफ ये दिया हुआ है, पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स निकालेंगे कैसे? इनके वर्ग अंतराल से। 10 में 0 जोड़ोगे 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। 20 और 10 30, 30 का आधा होता है 15। 30 20 50 का आधा 25। 40 30 70 का आधा 35। 40 50 90 का आधा 45। अब इनका क्या करा लेंगे? हम गुणा करा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एफ आई और एक्स आई। तो गुणा कराइए, 5 8 40, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 180, 25 धाम 250, ठीक। और 35 11 25 55, 11 3 33, 5 38, 385, 45 9 5 45, ठीक। 9 5 45, 9 चौक 36, ठीक। 9 चौक 36 और 4 40, मतलब 400 कितना? 5। ये अब क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो इनका जोड़ 12 8 20 10 30, 11 9 20 30 20 50, कितना? 50 आएगा,
ये हो जाएगा आपका 50। इनका योग 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 8 12, 12 5 17, 17 8 25, 17 8 25, 25 और 1 26 के 6 हासिल 2, 4 3 7 2 9 1 10 और 2 12, 1260। फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कितना सिग्मा एफ आई बराबर, इसका योग कितना है 1260 बटे में कितना 50। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल और 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, बचा हम 25 और पॉइंट 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 25.2 आंसर आएगा इसका मान। हाँ यही तो था। अगला क्वेश्चन दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें से कह रहा है इतना -4, 6 बिंदुओं 6 बिंदुओं ए मतलब बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। सेम ही क्वेश्चन आ गया, इसमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात, तो कुछ नहीं, मान लीजिए माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, अभी बताया हूँ कि फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला हमने बताया कि y बराबर अगर आपको x बराबर अगर आपको निकालना है तो x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, और y निकालना होता है तो y का होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बटे कितना m1 प्लस m2। ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपको याद होगा। अब आते हैं लगाते हैं, पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो ये दिया है बिंदु, कितना दिया है, ये बिंदु पहले दिया हुआ है, x का मान पहले से ही दिया हुआ है, मीन्स हम x की जगह कितना रखेंगे -4 के बराबर m2 का मान कितना है 1 है, 1 गुणे, ठीक है, x1 का मान यहाँ से देखिए -6, ठीक, प्लस m1 का मान k दिया है, गुणे m1 का मान k दिया है, ठीक है, ये m1 का मान k, और फिर क्या x2 का मान कितना दिया है, ठीक है, x2 का मान दिया है 3, ठीक है, कोई गलती नहीं लगा, गलती होगी तो गलती नहीं हुई। m1 का मान k प्लस 1, इनको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा कराओगे तो 4 का k में होगा तो -4k हो जाएगा, क्योंकि -4 था, और -4 का 1 में होगा तो -4 हो जाएगा, बराबर, इसका इधर गुणा करोगे तो -6 कम -6, और k का 3 के में गुणा करोगे तो उतना ही, तो ये प्लस कितना 3k हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है, 3k इधर लाओगे तो ये -4k है, -4k, 3k इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में, बराबर इधर कितना है 6, ये 4 माइनस उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, मतलब ये 3k -7 हो जाएगा, 4 3 7, और बराबर यहाँ कितना 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -10/7। अरे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 6 कम 6 -6 होगा। ठीक है, और अगर ये -6 तो ये भी -6 हो जाएगा, और ये -6 होगा तो ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये जुड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा, कितना बचेगा -2, तो यहाँ माइनस, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, और के बराबर हो जाएगा 2/7, कितना के बराबर 2/7। तो ये किसका मान आया है, ये आ गया है के का मान। ठीक है, बस यहीं से आप निकाल लेंगे, हम जो मान रखे थे, हम माने थे क्या, के अनुपात है 1 माने थे, तो के का मान आया है 2/7 अनुपात है 1, 7 का इधर गुणा कराओगे तो 7 1 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 2/7, यही आंसर। ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस इसी में देख लीजिए, एक ही पार्ट लगाने से आंसर आएगा, दूसरा भी लगाओगे तो वही हो जाएगा, दूसरा लगाओगे तो यहाँ ये कितना दिया है, जो भी मान दिया होगा उसका वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक गोला है, एक वृत्त, ये ठीक, इसमें बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि केंद्र से 7.1 कहीं बिंदु बाहर है, जो कि जिसका नाम है ए, और ये केंद्र है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये ए है, एक बिंदु ये है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है कितनी है 7.1
5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं जो कि किसकी लंबाई कितनी है, 6 सेमी है। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या भाई यहाँ मिला दीजिए, यही हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, यही आपको निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए, ये 0.7.5 दिया है, 6 दिया है, तो कुछ नहीं करना है भाई, ये 90 बनेगा और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इसको वो मान लो, इसको कुछ सी वो मान लो, तो ये हो जाएगा एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर प्लस कितना, OC का स्क्वायर। ठीक है, तो एओ कितना दिया है, 7.5, 7.5 बराबर AC कितना दिया है, AC दिया है 6 का स्क्वायर प्लस हमें त्रिज्या मतलब OC ही निकालना है, OC का स्क्वायर 7.5 आप निकाल लीजिए। 7.5 का कितना हो जाएगा, 55 25 7 7 49 और 7 5 35 दूना 70। तो इनका अगर स्क्वायर निकाला जाए, स्क्वायर है ध्यान रखिएगा, 5 2 9 7 16 4 1 5, यह आ जाएगा 56.25, मतलब ये हो जाएगा आपका 56.25 बराबर, यहाँ 6 का 36 प्लस कितना, OC का स्क्वायर, OC स्क्वायर यहाँ रोकोगे आप, 36 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 56.25 माइनस कितना, 36 बराबर। तो अब माइनस कर दीजिए, अब माइनस करेंगे आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस करिए, 56 में इतना दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 तो होगा ही होगा, और 6 में 6 जाएगा 0 और 5 में 3 जाएगा तो 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 20.25 बराबर कितना, OC का स्क्वायर। अब ये देखिए किसका वर्ग होगा, ये 20.25 किसका वर्ग है, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकालेंगे आप तो पाएंगे किसका वर्ग है, OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और OC बराबर क्या हो जाएगा, 4.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझा ना, 4.5 का वर्ग है, तो ये OC निकालना था, रेडियस 4.5 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। जैसे मान लो हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, से त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक, इसमें बोला एक कोई रेखा, जिसको यल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मान लो यहाँ क्या लिखा है D और ये क्या है E है। ठीक है, एक रेखा इसको ऐसे इधर खींचते हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, F मान लो। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लिखिए कि इसमें अगर कुछ दिया है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, DF BC मान लेते हैं, DF जो है वो BC के क्या है, समांतर है, माना DF BC के समांतर है, माना ये DF, माना DF BC के क्या है, समांतर है। अगर ये BC के समांतर है तो क्या हो जाएगा बताओ, हम थेल्स प्रमेय से लगाएंगे, AD बटे BD बराबर क्या हो जाएगा, AF बटे FC, AF बटे FC होगा, हो जाएगा, ये आपका पहला समीकरण। ठीक, दूसरा देखो क्या हो जाएगा, दूसरे में हम ये भी कह सकते हैं कि AD बटे BD के बराबर AE बटे EC हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए अगर तुलना किया जाए समीकरण फर्स्ट और सेकंड का, समीकरण फर्स्ट सेकंड से अगर तुलना किया जाए तो AD बटे BD बराबर AE अपान EC, और यहाँ भी AD बटे BD बराबर AF अपान EC। जब AD BD बराबर है तो इसके बराबर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मीन्स AF बटे FC के बराबर क्या हो जाएगा, AF बटे FC के बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो समझ में आया, कुछ नहीं करना, दोनों में एक जोड़ देना। देखो AF बटे FC प्लस 1 इधर जोड़ दीजिए, AE बटे EC प्लस 1 इधर जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये जोड़ेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका AF प्लस FC बटे क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा।
ऐसे यहाँ ए ई बटे ई सी बटे कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी किसके बराबर है। देखो ए एफ और एफ सी, अगर हम ए एफ में एफ सी जोड़ें तो पूरी भुजा कौन हो जाएगी, ए सी के बराबर आएगी। मीन्स यहाँ हो जाएगी आपके ए सी बटे कितना, एफ सी हो जाएगा। हो जाएगा अच्छे से देखिए, ए एफ बटे एफ सी। देखो ए एफ यहाँ से है, यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ से देखो ए एफ ये इसकी बात कर रहा है ए एफ, और फिर एफ सी मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो इन पूरे को देखेंगे तो ये पूरा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा ए सी। और ऐसे ही सेम यहाँ कह रहा है ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी मतलब ए ई, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ए ई, और फिर यहाँ से यहाँ तक। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर ए भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी, ऊपर ए सी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी बटे ई सी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ए सी से ये कट जाएगा, और क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा, आपका यहाँ से बचेगा कि क्या बचेगा, एफ सी, एफ सी के बराबर क्या बचेगा, ई सी। यही तो बचेगा, एफ सी के बराबर ई सी बचेगा। ठीक है, एफ सी के बराबर ई सी। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि एफ सी जो है, एफ सी के बराबर क्या है, ई सी है। इसका मतलब जो हमने ये रेखा खींचा है, ये रेखा क्या है इसके, ये रेखा इसी रेखा पर है। किस रेखा पर, डी ई वाले ही रेखा पर है। तो अगर हम यहाँ कहे थे, यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं माना डी एफ और ओ सी, डी एफ और बी सी क्या है, बी है, ध्यान रखिएगा। डी एफ और बी सी अगर समांतर है तो जो डी एफ रेखा है वो डी एफ रेखा ना होगी कौन सी रेखा है, डी ई रेखा है। इसलिए हम ये कहेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई, सॉरी, इसलिए डी ई समांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। और यही सिद्ध करना था। ठीक है, एफ सी और ई सी कोई दूसरी रेखा नहीं है, ये वही रेखा है, डी ई रेखा है, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये आपका आंसर, यही सिद्ध करना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, दो अंकों का योग 12 दिया है, दो अंकों का योग कितना दिया है, 12 दिया है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए आप, दो अंकों का योग कितना, 12 दिया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर कितना, 12। ठीक है, ये पहला समीकरण। अब यहाँ से लिख लीजिएगा इकाई की संख्या अगर वाई है तो दहाई की कितनी हो जाएगी, दहाई की हम मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या यानी कि मूल संख्या, मूल संख्या क्या हो जाएगी, दहाई एक्स है तो ये हो जाएगा 10 एक्स, और प्लस इकाई कितना है वाई, तो ये हो जाएगा 10 वाई। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर यानी कि स्थान बदलने पर, अगर स्थान बदल दिया जाए तो जो अब इकाई है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई वो इकाई हो जाएगा। मतलब वाई इकाई है तो अब हो जाएगा दहाई मतलब 10 वाई, और यक्स क्या है, इकाई दहाई है तो अब हो जाएगा इकाई मतलब यक्स हो जाएगा। ठीक, इतना है समझ में। अब बोला था क्वेश्चन में, जब संख्या बदल दी जाती है तो जो प्राप्त संख्या है वो 18 अधिक आती है। मतलब इससे जब ये किया जाता है तो ये संख्या वो 18 अधिक आता है। मीन्स यहाँ से देखें आप, पहले तो बराबर लिख लेते हैं, 10 एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाई प्लस एक्स। 18 अधिक कौन आता है, 18 अधिक ये आ रहा है ना, संख्या बदलने पर 18 ये अधिक आ रहा है। तो अगर ये अधिक आ रहा है तो चाहे इसमें आप क्या कर दीजिए, 18 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, चाहे इसी में आप 18 घटा दीजिए, क्योंकि हमें बराबर करना है, बराबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको इधर ले आइए, इन सबको जब इधर लाएंगे आप तो क्या, या 18 को इधर लाएंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 10 एक्स प्लस वाई, और ये वाई इधर आएगा तो माइनस 10 वाई, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, और बराबर कितना, -18। तो 10 एक्स में से एक एक्स जाएगा, बचेगा कितना, 9 एक्स। वाई में से एक वाई जाएगा तो माइनस में कितना, 9 वाई, बराबर कितना, -18। इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन करो तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना, -18। 9 से एक कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। मीन्स एक्स माइनस वाई बराबर कितना, -2। ये आपका दूसरा समीकरण। अब क्या कर लेना है, फर्स्ट समीकरण प्लस सेकेंड समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण आपका दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 12, और सेकंड हमारा दिया है एक्स माइनस वाई बराबर -2। जब इनको जोड़ेंगे आप तो ये कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा 2 एक्स,
और 12 में 2 जोड़ोगे तो बचेगा कितना 10। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, मीन्स एक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो वाई कितना आ जाएगा, जैसे आप इस समीकरण में रखिए, इसमें अगर आप रखेंगे या आप इसमें रखेंगे, चाहे इसमें रख दीजिए, अगर इसमें रखेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 दिया है, तो जैसे एक्स का मान यहाँ 5 रखेंगे, 5 बराबर के इधर आएगा तो 12 में 5 घट जाएगा, मीन्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा आपका 7। ठीक, वाई बराबर 7। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इकाई की संख्या मोई माने, दहाई की संख्या एक्स माने है, तो इकाई की संख्या इसमें क्या माने है वाई, मतलब ये हो जाएगा 7, और दहाई की संख्या एक्स माने है, एक्स की संख्या कितना है 5 है, तो हमारी जो संख्या आएगी कितना आएगी 57, लिख दीजिएगा वह संख्या कितना हो जाएगा, वह संख्या बराबर 57 57, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, जहाँ तक मुझे आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। द्विघात समीकरण दिया है, इनको क्या करना है, इनका आपको फैक्टर करना है, ठीक है, मूल बताना है, यही तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका अगर फैक्टर करें तो फैक्टर विधि से, नहीं तो सीधा 4 लगाइए। अगर हम इनका इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, गुणा करने पे 24, जोड़ने घटाने पर 11 आएगा, 12 दूना 24, 6 चौक 24 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनका सीधी 4 लगाएंगे। सीधी 4 का फार्मूला क्या होता है, सीधी 4 का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। तो यहाँ से देखो आपका समीकरण ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर √3, बी बराबर कितना दिया है -11, सी बराबर कितना दिया है 8√3, ये तो दिया है। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले पे। तो यहाँ कितना दिया, बी का मान कितना दिया है -11, तो ये हो जाएगा +11 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना -11, तो -11 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान √3 गुणे सी का मान दिया 8√3, इनको सॉल्व करो, बटे 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है √3, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 11 करें 121 माइनस 121 माइनस 121 माइनस, देखो 3 का √3 में गुणा होगा तो केवल 3 हो जाएगा, 4 8 32, 3 दूनी 6, 3 3 कितना 96, 32 3 96 और बटे कितना 2√3। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस 196 में 121 में 96 जाएगा तो 11 में 6 जाएगा 5, और यहाँ बचे 11 में 9 जाएगा तो 2, मतलब अंडर रूट 2 बटे में कितना 2√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस माइनस √5, मतलब कितना हो जाएगा √25 का कितना जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, 2 रूट कितना 3, एक बार प्लस किया था एक बार माइनस किया, तो 11 प्लस का लिखोगे तो 11 प्लस 5 बटे कितना 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 11 5 16 बटे 2√3, 2 से कटेगा 8 बार में, मतलब एक आंसर आपका हो जाएगा 8√3, एक ही हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, एक बार इसको माइनस कर लिखोगे तो 11 माइनस 5 बटे कितना 2√3, तो ये हो जाएगा 11 में 5 जाएगा 6 बटे 2√3, ये 2 से कटेगा 3 बार में, मतलब ये आ जाएगा आपका 3√3। ठीक, अगर आप परिमेयकरण करोगे, क्या करोगे आप, अगर आप परिमेयकरण तो ये नीचे भी क्या हो जाएगा √3 गुणे ऊपर भी कितना √3, यहाँ ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा केवल 3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा ये केवल √3, मतलब आपका आंसर इसमें से दो आंसर, दोनों मूल जो होगा, एक मूल होगा √3 और एक मूल होगा 8 बटे √3। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित बारंबारता की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निकालेंगे CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता। CF निकालेंगे, CF कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता दिया उनको जोड़ते चले जाते हैं, मतलब पहला 2 हो जाएगा, दूसरा 8 तो 10 हो जाएगा, तीसरा 10 और 20 30 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा, चौथा कितना हो जाएगा 30 15 45 हो जाएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता होना चाहिए। पहले ये देखना है कि ये 50 क्या है, यन का मान है, 50 क्या है यन का मान, यन बराबर कितना है 50, तो हम यहाँ से पहले देख लेंगे n/2, n/2 निकाल के, मतलब 50 बटे 2 बराबर कितना 25। अब ये देखना है कि ये 25 किसके अंतर्गत इसमें आता है, ये 25 किसके अंतर्गत आएगा बताओ, 25 आएगा 30 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत 30 के अंतर्गत, किसके 30 के अंतर्गत, ये 30 के अंतर्गत 25 आएगा, तो इसी के ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, मीन्स यहाँ से देखें आप तो CF के बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर 10 हो जाएगा,
और इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, यफ होता है, मतलब यफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, और क्या बचा, इसी के जस्ट सामने वाला ये यल होता है, मतलब यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 20, ये वाला यल बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस, और कुछ चाहिए हमें, और हमें चाहिए एक हाइट, क्या चाहिए, हाइट। हाइट कितने, मतलब इनका गैप कितने का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब 10 10 का गैप, तो ये 10 का लीजिएगा। ठीक है, बस अब इनको लगा डालिए। मीन्स फार्मूला होता है समझिए इसका माध्यिका का, यल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, ठीक, के बटे में एफ और इंटू एच। तो रख दीजिए, एल का मान कितना है 20 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 25, माइनस सी एफ कितना है 10 है, और इसके बटे में कितना, एफ कितना है 20, गुणे कितना है 10, 10 से कटेगा 2 बार में, और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 20 प्लस 25 में 10 जाएगा तो बचेगा 15, 15 बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 में बटे 2, 2 से भाग करोगे तो आएगा 7.5, 7.5, इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 27.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आकार का है और दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। बेलन, ये बेलन हो गया, ठीक, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इसकी त्रिज्या 3.5 सेमी, त्रिज्या 3.5 सेमी, और इसमें बोला है कि इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, तो दोनों सिरे हम ये अर्धगोलीय कर दिए, ऊपर भी क्या हो जाएगा, अर्धगोलीय हो गया। ये संपूर्ण ऊंचाई दिया हो, ध्यान रखिएगा एक बार, संपूर्ण ऊंचाई है ये, पूरे आकृति की संपूर्ण ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई है, और ये पूरी ऊंचाई कितना है 19 सेमी। तो हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमें बेलन का आयतन निकालना है और उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है, मतलब इस पूरी आकृति की आयतन निकालनी है और इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन निकालना है, तो आयतन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें एक बेलन शामिल है और एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर, मतलब एक गोला शामिल है। तो हमें ये भी देखना है कि इनका रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है, आर बराबर दिया है 3.5, त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी। ठीक, तो त्रिज्या अगर 3.5 सेमी दिया है तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, 3.5, तो देखो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या होगा गोले का, तो गोले का त्रिज्या 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, 3.5 होगा, और ये भी यहाँ से ये वाली ऊंचाई 3.5 होगा, मतलब 3.5 इधर और 3.5 इधर माइनस हो जाएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, पूरे बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। और बेलन की ऊंचाई 3.5, 3.5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 7, और 19 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 12। ये 12 जो है आपका बेलन का ऊंचाई है। तो हम निकालेंगे किसका आयतन निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इस मतलब आकृति का, ठोस आकृति का आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन में क्या क्या शामिल है आप देख लीजिएगा, इस आकृति में क्या क्या शामिल है। एक शामिल है बेलन का आयतन, हम लिख लेंगे बेलन का आयतन, ठीक, और बेलन का आयतन प्लस क्या शामिल है, दो अर्धगोला मिलकर एक गोला, मतलब एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। ठीक, तो देखिए एक गोले का आयतन, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये दिया है बराबर, आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का आपको याद होना चाहिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बेलन का होता है, प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फार्मूला कॉमन कर लेते हैं, पाई इसमें पाई कॉमन, आर स्क्वायर यहाँ मिलेगा, आर स्क्वायर कॉमन, तो और कुछ नहीं कॉमन, तो यहाँ से बचेगा एच, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4/3 और एक आर बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, आपको पता है, और आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 दिया है। ठीक है, 3.5, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साढ़े मतलब 3 का 3.5 लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 3.5 लिख लीजिए,
3.5 गुणे 3.5 स्क्वायर, इसलिए 2 बार, इंटू एच का मान कितना होगा, बेलन की ऊंचाई कितना है 12 प्लस 4/3, 4/3 आर मतलब गुणे 3.5, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इधर। तो यहाँ देखो 7 से कटेगा, 7 बचे 35, 5 बार में कट जाएगा, 22 पंचे 0.5 बार में, 0.5 बार में, 22 पंचे 110, 110 का आप 3.5 में गुणा करोगे तो 11 पचे 55 के 5, 11 से 33 और 5 38, मतलब ये आएगा 38.5 आएगा। और गुणे इनको सॉल्व करेंगे तो आप ये गुणा कराओगे 35 को 3.5 का 4 में, तो 4 पचे 20, 4 3 12 14, 104 मतलब 14 आएगा। और 14, 3 को 12 में गुणा करोगे, 12 3 36, 36 और 14 50, 50/3 ये हो जाएगा। ठीक, तो इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 38.5 और गुणे इनको जब आप सॉल्व करेंगे 50/3 को, तो कितना आएगा, लगभग आएगा 3 16 3 मतलब 16.66 लगभग आएगा। और जब इनका गुणा कराएंगे, आप गुणा करा लीजिएगा, इनका गुणा कराएंगे तो लगभग में आएगा 641.62, क्या, घन सेमी, आयतन है ना, इसलिए घन सेमी हो जाएगा, ये हो जाएगा घन सेमी, किसका, ये आ गया इस ठोस आकृति का आयतन। ठीक, तो ये था, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम इसका और एक पार्ट है, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए इसको हटा रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखो बेलन का तो लगेगा 2πr/h और प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, देखो आप अभी हमने बताया है कि इसमें एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, तो बेलन यहाँ से यहाँ तक की है, जिसकी बेलन की ऊंचाई हम निकाल चुके थे 12 है, और इसकी रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है 3.5। ठीक है, ये रेडियस, ऐसे यहाँ भी रेडियस 3.5 है, तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो यह फार्मूला है, देखो कुछ कॉमन हो रहा तो कॉमन करो, 2π और r, 2πr इसमें, 2πr इसमें कॉमन, तो यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से 2 कॉमन, तो 1 2 बच जाएगा, पाई कॉमन कुछ नहीं बचेगा, r² में से r कॉमन, तो 1 r बच जाएगा। यहाँ देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान 3.5, r का मान कितना 3.5 इंटू h का मान 12 प्लस 2r कितना 2r, मतलब 2 गुणे कितना r का मान 3.5, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। ये 7 बचे 35 मतलब 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5, तो इनका गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 44 का 5 में गुणा करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब केवल 22 आएगा ये। ठीक, और गुणा इसका गुणा किस में होगा, 3.5 दूना 7, 12 7 19, 19 में होगा, और 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 41, ये हो जाएगा वर्ग सेमी में, है ना, सेमी वर्ग, किसमें, सेमी वर्ग में कितना 418, तो ये आपका हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये हो गया आपका। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेमी दिया है, तो निकालना क्या इसमें, इसमें कह रहा है कि इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें, लंबवृत्तीय शंकु, भाई शंकु तो आप चित्र देख लीजिए, शंकु ऐसे होता है। ठीक है, ये शंकु दिया है, इसमें क्या क्या, शंकु का ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दिया है, मतलब यल बराबर दिया, स्लांट हाइट ये होता है, स्लांट हाइट, यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दिया है 13, यल बराबर दिया है 13 सेमी। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या चाहिए हमें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का लगेगा, और एक क्या नीचे सर्कल बना हुआ, सर्कल का क्षेत्रफल लगेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगेगा कितना 2π, पहले सॉरी पाई एल इसका लग जाएगा, किसका पाई आर एल इसका शंकु का, और उसके बाद नीचे एक वृत्त शामिल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², बस यही लगेगा। ठीक, इसमें से कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, पाई कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, एक आर कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा यल बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा एक आर बचेगा। ठीक है, लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 90 पाई, क्या है नहीं दिया है, तो आर लिख लीजिए आप, आर ही में निकालना है, और क्या दिया है, और इंटू यल का मान कितना दिया है 13,
प्लस आर हमें नहीं पता, आर ऐसे लिख लीजिए। अब एक बात और यहाँ पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र कह रहा है 90 पाई दिया है, तो 90 पाई आप लिख लीजिए, ठीक है, 90 पाई। और ये पाई से ये पाई का मान कट जाएगा 22/7, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचा, 90 के बराबर आर का गुणा कराओगे हो जाएगा 13r, और आर का आर में गुणा होगा हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर 90 को इधर लाए हम तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 13r एक तरफ है, ठीक है, और ये 90 इधर आएगा तो -90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से गुणनखंड बनेगा, गुणा करने पर 90, जुड़ने घटाने पर 13, ठीक है। तो क्या करेंगे आप बताइए, 18 पंचे 90, 18 में 5 जाएगा तो 13 बचेगा, मीन्स आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर और प्लस 18 पंचे 90, ठीक। थोड़ा सा बैक करते हैं, यहाँ से लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस 18r और -5r, ठीक, और माइनस कितना 90। तो यहाँ से देखिए आर आर कामन, तो यहाँ से बचेगा आर प्लस 18, ठीक, और यहाँ माइनस क्या कामन, 5 कामन, तो -5 कामन, तो आर जब माइनस कामन तो अंदर बचेगा प्लस में कितना 18, ठीक। तो ये आर प्लस 18 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर -5, ठीक। तो अब देखो क्या बचा है, ये आई 5 लिखा है, अब यहाँ से बराबर 0, 0 दोनों के साथ लिखोगे तो ये आर -5 बराबर 0, और यही आर बराबर कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक। और ये जब करोगे तो ये माइनस में 18 आंसर आएगा, तो माइनस वाला हमारा आंसर होगा ना, ये प्लस वाला आंसर होगा। तो रेडियस 5 निकला, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस नहीं निकालना था, निकालना था आधार का व्यास। तो आधार का व्यास आपको पता है, व्यास बराबर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, व्यास बराबर होता है रेडियस का 2 गुना, 2 गुणे रेडियस कितना है 5, मतलब बराबर कितना 10 सेमी, ठीक है। समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सेमी। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। जैसे ये 7 मीटर बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा 7 मीटर का एक भवन है, ठीक। और इसके शिखर से केबल टावर, एक केबल टावर बना देते हैं, ये हमारा केबल टावर है। इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण 60 है, इसको हम 60 कर देते हैं। ये कितना है, ये दिया है 60, ठीक। और क्या बोल रहा है, कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण, किसके पाद का अनुमान कोण, इसके मतलब उसके टावर के, तो घर के शिखर से यानी कि भवन के शिखर से और टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45, ठीक। तो इसको पहले मिला देते हैं, 45 कोण ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45, 45 ये है ना, ये 45 बोला है अवनमन, तो जब ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, ये 7 मीटर है, भवन की ऊंचाई दिया है 7 मीटर, तो अगर 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा। और ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है, तो अगर हम पूरा मान लें कितना, एच मान लें, पूरा एच मान लें, तो ये कितना हो जाएगा h-7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये h-7 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई h-7 हो जाएगी, ये ऊंचाई, ये इतनी ऊंचाई h-7, ये वाली h-7। चलो अब निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इस छोटे वाले में देखते हैं, इसमें देखते हैं, लिख लो कुछ चाहे A B C D E, लिख लीजिए। ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डी में आप देखिए tan 45 लगाइए, बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब दिया है 7 और आधार कितना दिया है ए बी, ठीक। जबकि दिया है tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर हो जाएगा 7 बटे बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी एक कम बी और बी बराबर 7 एक कम 7, ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं मतलब ए बी हो जाएगा। अब देखो इसमें अगला हम निकालेंगे tan, किसमें, tan इस बार इस वाले में देखें, इस ट्रायंगल में tan 60, मतलब tan 60 बोले तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल BCE,
ट्रायंगल बी सी ई, ये बी लिखा है, ठीक। बी सी ई में लिख लीजिएगा, यहाँ बी सी ई में, बी सी ई में tan 60, tan 60 के बराबर क्या हो जाएगा, लंब इसका कितना है h-7 बटे आधार कितना है ए बी, जितना ए है उतना ए बी, मतलब ए बी हो जाएगा, ए बी क्रॉस tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा h-7 बटे ए बी, ठीक। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ए बी √3 बराबर h-7, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए ए बी का मान 7 दिया था, तो ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 7√3, ए बी का मान 7 दिया था तो ए बी की जगह पे 7 और √3 है, √3 हो जाएगा बराबर कितना h-7। हमें एच निकालना है, ऊंचाई निकालनी है किसकी, केबल टावर की, तो एच बराबर -7 इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 7√3, 7 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा बराबर कितना एच। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 7 दोनों में है तो 7 हम अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा √3 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 7 कॉमन हो चुका है तो बचेगा 1, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। किसकी, केबल टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 माइनस √3 + 1, ये आंसर आपका। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, ए मीटर अधिक बढ़ जाती है। तो कह रहा है ये छाया हो उसकी, पहले बोल रहा था कि फाई से क्या बन रहा है, फाई से जब थीटा हो जा रहा है तो मान लेते हैं ये पहले क्या है, फाई है, ठीक है। फाई से उन्नयन कोण उसका जब थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक। फाई से जब थीटा हो जाता है तो कह रहा था कि ए मीटर अधिक दूरी, छाया जो उसकी छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है। मान लेते हैं पहले छाया की लंबाई एक्स थी और अब कितनी हो जाएगी, ये पूरा अब कितना हो जाएगा, ये मीटर अधिक हो जाएगा, मीन्स एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा भाई। अब यहाँ से यहाँ तक की एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। लगा लेते हैं पहले हम tan फाई में, tan फाई के बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, एच मान लेते हैं कि पीसी की ऊंचाई निकालनी है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना, आधार कितना दिया है, एक्स दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एच का मान निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच का इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स tan फाई बराबर कितना, एच हो जाएगा, ठीक है। एच बराबर इतना हो जाएगा, तो यही रहने देते हैं, ठीक है, ये रहने देते हैं, इसको ऐसे घेर दीजिए, ये आपका एच का मान निकल आया, ठीक। अब दूसरे में देखो, अब दूसरे में लगाएंगे इसमें tan फाई में लगाएंगे, फाई में जब भी लगाएंगे आप ये आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका एच बटे कितना, tan फाई, एच बटे tan फाई, इसको ही रहने दें पहला समीकरण, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे वाले में आते हैं, तो दूसरे वाले उसमें tan थीटा बराबर जब निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है एच और इसका आधार कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ये हो जाएगा, कितना, एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए गुणा कराएंगे तो ये गुणा इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक इसमें गुणा होगा, मतलब एक्स tan हो जाएगा, एक्स tan थीटा और tan थीटा का प्लस ए में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए tan थीटा और एच का 1 में गुणा होगा बराबर कितना एच। यहाँ से अगर एक्स का मान आप निकाले हैं तो इसको पहले उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स tan थीटा बराबर एच माइनस क्या हो जाएगा, ए tan थीटा, ये हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एच माइनस ए tan थीटा और इसके बटे में कितना tan थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ देखो यक्स का मान ये भी है, ये दूसरा समीकरण, यक्स का मान ये और यक्स का मान दोनों मान सेम है, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो यक्स कट जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा एच बटे tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस ए tan थीटा बटे में कितना, tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच tan थीटा, एच tan थीटा, फाई का इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर एच tan फाई और इसका माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ए tan फाई ए tan फाई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू tan थीटा। ठीक है, जब इसमें गुणा कराएंगे तो ए tan फाई इंटू tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चीज़ इकट्ठा कर लो, एच को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका, चाहे इसको इधर लाएं, इसको अगर आप इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाइए। मीन्स यहाँ से आप देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, बराबर के इधर ला रहे हैं, क्योंकि माइनस में बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें माइनस में हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में ए tan फाई इंटू tan थीटा, और इधर लाएंगे फिर प्लस में क्या लिखा है, ये प्लस, ये इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इतना, और इसको उधर लेके चला जाइए, बराबर कितना हो जाएगा, एच ये इधर आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, एच tan फाई ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एच tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो ये अगर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, tan फाई माइनस क्या बचेगा, tan थीटा, ये बचेगा एक ब्रैकेट में, और बराबर इधर क्या बचेगा, बराबर जो लिखा है ये tan फाई इंटू tan थीटा, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, एच के बराबर हो जाएगा आपका, एच के बराबर हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, मतलब tan थीटा इंटू tan फाई ए tan फाई इंटू tan थीटा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत आया होगा क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत आ रहा है लिखने में, तो ये हो जाएगा, थोड़ा रुक के आप देखेंगे वीडियो तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे 2 अंकों का योग 8 है, 2 अंकों का योग 8 है और तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, 2 अंकों का योग, मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो ये 2 अंक हो गए, 2 अंकों का योग कितना हो गया, 8 हो गया। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15, x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, इनका योग कितना है, 8/15 है। ठीक, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इनसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई का एलसीएम आएगा आपका एक्स वाई, और यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 15, 8/15 सॉरी 8/15। ठीक, यहाँ से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करा जाए या फिर मान रख दो, सीधा मान रख देंगे, क्या एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसमें भी एक्स प्लस वाई आया है। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 8/x(y) बराबर 8/15, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई के बराबर कितना आ गया, एक्स वाई के बराबर आ गया कितना, 15, एक्स वाई के बराबर 15।
अब देखो यहाँ से अगर हम आपसे कहें x का मान यहाँ से निकालो तो x बराबर कितना हो जाएगा, y बटे में चला जाएगा, गुणे में है तो 15 बटे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको यहाँ ध्यान से देखिए, x के बराबर हो जाएगा y बटे 15 बटे y। अब यहाँ देखिए समीकरण, कोई भी समीकरण ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं पहला समीकरण पहला हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ से हम x का मान रखते हैं, x का मान 15 बटे वाई, तो यहाँ लिख लो आप 15 बटे वाई प्लस वाई बराबर 8। तो ये हो जाएगा, गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का उधर गुणा होगा तो ये बराबर हो जाएगा 8y। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, 8y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस कितना 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इनका हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 8, 5 3 15, 5 3 8। तो यहाँ लिखिए आप y का स्क्वायर और प्लस माइनस 5y और माइनस 3y और प्लस कितना, हाँ प्लस कितना 15, प्लस कितना 15। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 में 3 जाएगा, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8, तो y कॉमन, तो यहाँ से बचेगा y माइनस 5 और माइनस कितना -3 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा y माइनस 5। ठीक है, y माइनस 5 एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से आप जीरो दोनों के साथ लिखोगे तो y बराबर कितना 5 आएगा, और यहाँ से y बराबर भी कितना आएगा 3 आएगा। अगर आप 5 रखते हो, ठीक है, y का मान अगर आप 5 रखते हो, यहाँ y का मान अगर आप इसमें 5 रखोगे इस समीकरण में, तो ये 5 उधर जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 5 घट जाएगा, 8 में 5 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर कितना 3। लेकिन अगर y का मान कितना 3 रखोगे, y का मान इसमें 3 रखोगे, 3 उधर जाएगा तो 8 में 3 जाएगा 5, तो x का मान कितना बच जाएगा 5। मतलब x का मान 5, y का मान 3, तो x का मान 3 और x का मान 5, मतलब ऐसे आएगा आंसर आपका। ये इनमें से कोई भी हो सकता है, मतलब आंसर जो आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे x का मान क्या लिखोगे आप, x बराबर लिखोगे 3 या 5, और y बराबर भी यही लिखोगे, है ना, 5 या 3। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। दो क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक बोला है ना, विषम बोला ना, सम बोला, तो कुछ नहीं करना आपका, ये एक क्वेश्चन, एक तो आपका संख्या हो जाएगा x और एक हो जाएगा सॉरी जोड़ दिए हम पहले। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या हम मान लेंगे x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे क्रमशः x प्लस 1, ये क्रमशः है। ठीक है, अब करें इनको वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर दीजिए, x का वर्ग कर दीजिए और प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए। इनके वर्गों का योग बोला है 365 है, इन्हीं को निकाल लीजिए 365। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस यहाँ ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और प्लस 2x हो जाएगा और बराबर कितना 365। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 2x, और ये 365 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस बराबर के उधर इधर आएगा तो माइनस में, 365 में एक घटेगा तो माइनस में आएगा 364। कट रहा है काट दीजिए, ये 2 से कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये भी कटेगा, यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर और यहाँ प्लस में बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में, 2 1 कम 2 जाएगा 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, मतलब ये होएगा आपका 182। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस में x और माइनस में 182। अब आपको लाना है क्या है, गुणा करने पर लाना है 182, जोड़ने घटाने पर 1 लाना है, गुणा करने पर 182, जोड़ने घटाने पर 1, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहाड़ा आता होगा अच्छे से, है ना। 14 का गुणा 13 से कर दीजिए, 14 3 42, 14 1 कम 14 4 18, 14 13 182, 14 में 13 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस कितना 13x। ठीक है, और माइनस कितना 182, 14 में 13 जाएगा, 1 बचेगा, 14 का 13 से गुणा 182, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, एक्स का मान अगर आप करोगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 14
और यहाँ -13 अगर कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा x+14 माइनस कॉमन, तो अंदर का सिंबल बदल जाता है, ये सिंबल बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपका x+14 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा आपका x-13। ये आप दोनों के साथ लिखोगे 0, तो x+14 जो है वो आपका किस में आएगा, वो आपका हो जाएगा माइनस में आंसर, -14। तो माइनस वाला आंसर तो हम लेते नहीं, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस हम कर दिए हैं। ये देखो x-13 के बराबर कितना है, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक संख्या हम माने थे x, जो कि हो जाएगा 13, और दूसरा हम माने थे कितना, x+1, तो ये कितना हो जाएगा 13, और एक कितना हो जाएगा प्लस में, प्लस है ना, तो हो जाएगा 13 और 1 14 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका आंसर। ठीक, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगर कुछ कमी आपको लग रही हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।